जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स वाले पार्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मतलब इस वाली ब्रांच की अगर आप बात करें पूरे की केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भर भर के सवाल आते हैं। तो ये मतलब जैसे हमसे जो लोग पूछते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, तो हम केटीजी थर्मोडायनेमिक्स उसमें आपको मतलब रेफर करते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप जरूर करके जाइएगा। अब इसका एक आसान, इस बड़ी चीज़ की एक ये है कि इसका कुछ पार्ट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। वैसे तो मोस्टली चीज़ें आपने जो अभी हम यहाँ केटीजी में पढ़े मोस्टली आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, तो इसका रिवीजन टाइप रहता है, तो जल्दी समझ में आ जाता है। थर्मोडाइनमिक्स भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो थोड़ी डिफरेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, पर आपको जहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप केमिस्ट्री में पार्ट आपका पढ़ा हुआ है तो आपको हेल्प मिलेगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अगर आप केमिस्ट्री में नहीं आया तो यहाँ भी नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पर मैं बहुत ज़्यादा कहानी वहानी में नहीं जाऊँगा, बिकॉज हम 11th के लास्ट वाले पोर्शन में आ गए, तो हम ज़्यादा जैसे इनिशियल में एक टॉपिक की कहानी सुनाने बहुत ज़्यादा वैसा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो कि फालतू बात नहीं करेंगे। कम लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके भी कम लेक्चर लगे, तो आपका ज़्यादा टाइम रहे रिवीजन या फिर उन सब चीज़ों के लिए। तो आप केमिस्ट्री वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे आपको इस वाले लेक्चर के बाद ज़्यादा होमवर्क नहीं मिल पाएगा, तो आप केमिस्ट्री वाले से एक बार थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा, उसमें क्या है, थर्मोडाइनमिक्स में कुछ कुछ चीज़ों में डिफरेंस है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, तो वो डिफरेंस आपको दिखेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें मैच करती है, वो आप यहाँ पे दोनों को रिजेंबल कर पाएंगे और समझ में आ जाएगा। और आप इंपॉर्टेंट मतलब इसको हाई प्रायोरिटी पे रखिएगा बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ में आने ही चाहिए, इसमें फंसना नहीं है ना। आप होमवर्क वगैरह सबसे ढंग से करिएगा। तो आइए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमसे बात की गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो यार गैस क्या होता है, तो हम गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉलिड, आपको कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस में मतलब कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या चीज़ आप बताएंगे, कुछ बता सकते हैं आप मुझे? मैं बोलूँ सॉलिड के बारे में बताओ, गैस के बारे में बताओ और लिक्विड के बारे में बताओ। ये लिक्विड ऊपर लिखते तो बढ़िया लगता, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको ऊपर लिख देते हैं ये लोग, सॉलिड लिक्विड, सबसे नीचे आपके पास में आ गया गैस। तो सॉलिड के पास क्या होता है, क्या बोलेंगे सॉलिड के बारे में अब? तो अब सॉलिड के बारे में क्या बोलेंगे, इसका जो शेप एंड साइज है वो सब क्या रहता है, फिक्स रहता है। एक सॉलिड कोई चीज है, जैसे मान लीजिए मार्कर सॉलिड है, तो ऐसा ही रहेगा ये आपके पास में, ऐसा नहीं है कुछ और शेप बन जाएगी, यही शेप रहेगी। तो आप क्या बोलेंगे, शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, या फिर हाँ कांस्टेंट होगी ये वाली चीज। शेप और वॉल्यूम ये दोनों क्या है आपके पास में कांस्टेंट है। सॉलिड में ना ही शेप बदलती है ना ही आपके पास में वॉल्यूम बदलता है। सिमिलर बात अगर आप लिक्विड में करेंगे, तो लिक्विड के साथ में क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए पानी के, एक बोतल के अंदर पानी है आपके पास में, उसी पानी को आप कोई कंटेनर में डाल दें, कोई जग में डाल दें, कोई गिलास में डाल दें, तो उस पानी का वॉल्यूम सेम का सेम रहेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, पर शेप बदल जाएगी। शेप कैसे बदल जाएगी, अगर आपने उस पानी को बोतल में डाला था तो जो बोतल की शेप है वही शेप ले लेगा पानी। अगर आपने जग में डाला तो जग की शेप ले लेगा, कोई और कंटेनर में डालेंगे तो कोई और कंटेनर में चल मतलब उसकी शेप ले लेगा। मतलब लिक्विड में क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, पर शेप सेम रहती नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट बट शेप चेंजेस विद कंटेनर। अगर आप कंटेनर को बदल देंगे तो शेप भी आपके पास में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। थर्ड बात करते हैं गैस की। तो गैस के बारे में क्या है, गैस में क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, शेप कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? तो भाई साहब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपके पास में एक बोतल में पानी था, आपने जग में डाला तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, अगर कम पानी होगा तो आधा जग खाली रहेगा, पर गैस में ऐसा नहीं है। एक गैस पर सिलेंडर के अंदर थी, आप सोच के देखिए, एक गैस जो हमारे पास गैस सिलेंडर आते हैं वो सिलेंडर के अंदर थी, अब वो सिलेंडर लीक हो गया तो वो पूरी गैस कमरे में फैल गई, तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस थी उसने कितना वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, रूम का वॉल्यूम एक्वायर कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत बुरा दिन है ये अगर ऐसा हो जाए। पर हम मान लेते हैं कि मान लो आपका गैस सिलेंडर लीक हो गया, तो भाई साहब जो पहले उसकी जो शेप थी, वॉल्यूम था, वो सिलेंडर की शेप थी और सिलेंडर का ही वॉल्यूम था। पर अगर वो लीक होना शुरू हो गया बच्चों, तो अब भाई साहब वो कमरे का वॉल्यूम जितना होगा उतने पूरे वॉल्यूम में चला जाएगा और कमरे का ही जो शेप है वो शेप ले लेगा। तो इसमें ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है ना ही शेप कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ शेप एंड वॉल्यूम वेरी वेरी विद कंटेनर। ये बच्चों बेसिक बात होगी आपके पास में सॉलिड, लिक्विड और गैस की। क्लियर? कोई पूछे तो बता देंगे, पर प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, कोई थ्योरेटिकल पूछ ले और सब ये नहीं पूछेगा।
क्लियर बात समझ में आई? ठीक है। अब आपने इससे अगर आपको केमिस्ट्री में याद हो तो एक चीज तो आपको पक्का पता होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पता है ना बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करते आए हैं भाई साहब, केमिस्ट्री का बचपन यहीं से शुरू होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। और इस गैस का मतलब इस इक्वेशन का, इस गैस इक्वेशन का, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन, इसका हम थोड़ा यूज करेंगे। तो हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। और आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइडियल गैस में तो भाई साहब बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं ना। आइडियल गैस में बहुत सारे एजम्पशन होते हैं, आपको कुछ एजम्पशन याद भी होंगे शायद। तो हम सबसे पहले क्विक एक बार उन एजम्पशंस को देख लेते हैं, ताकि कभी कभी कोई थियोरटिकल सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, भाई क्या एजम्पशन इनमें से वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, तो आप क्विक उसको बता पाए। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक आइडियल गैस मानने के लिए हम क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं, या फिर आप यही बोल सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या एजम्पशन लेते हैं। बिकॉज ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो किसके लिए लगाई जाएगी? आइडियल गैसेस के लिए लगाई जाएगी। अगर हम आइडियल गैस को पकड़ लेंगे तो फिर रियल गैस का वेरिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फिर बहुत आसानी से हम वहां पे बढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली रियल गैस में नहीं जा सकते, पहले हमें आइडियल पे ही जाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? और फिजिक्स में मोस्टली आइडियल ही पढ़ना है, केमिस्ट्री में रियल गैस की बात होती है, यहाँ पे ज्यादा मोस्टली केस में आइडियल चलता है आपके पास। क्लियर? तो अभी हम कहां पे जा रहे हैं बच्चों? अभी हम देखेंगे एजम्पशंस जो हम लेते हैं आइडियल गैस को कंसीडर करने के लिए, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को वैलिड बनाने के लिए। तो एजम्पशन आपको खुद को याद होंगे, एक बार आप 4-5 खुद से आप याद करके देखिए क्या क्या एजम्पशंस थे, फिर अपने मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। क्लियर? बच्चों अभी हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं जो हमने काइनेटिक थ्योरी या फिर आइडियल गैस के लिए हमने कंसीडर किए थे। ताकि इसमें एजम्पशंस है, एक बार आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए सबको कि क्या क्या बेसिक एजम्पशन हमने लिए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मानने के लिए। अभी हुआ, हम वन बाय वन सबको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन आपके पास में है, सही ढंग से समझिएगा ना कि बात को, द गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? जब आप सैंपल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये एक बॉक्स है मेरे पास और इस बॉक्स में आपके पास में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है 1 2 4 5 है, वो नहीं, वो फाइनाइट, मतलब बहुत बिलियंस ऑफ मिलियंस, बहुत ज़्यादा नंबर है आपके पास, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? समझ रहे? ऐसे नहीं हम 1 2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैंपल में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? सबसे पहले यही थी, गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल जो आपके पास में, सबके मोशन का एवरेज एनालाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये अलग मोशन कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, तो हम सबका एवरेज निकाल के हम फाइनल बात करेंगे। जब आपके पास में बहुत सारी चीजें होती है तो हम एवरेज की बात करें। जैसे मान लीजिए इंडिया में आपसे पूछे भाई साहब की इनकम कितनी है एक बंदे की, तो एक बंदे की इनकम भाई साहब वेरी कर रही है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। कोई भाई साहब मोदी मादी टाइप वो लेके निकल गए, नीरव मोदी ना, नरेंद्र मोदी नहीं, नीरव मोदी टाइप वाले बंदे लेके निकल गए। तो भाई साहब इनकम कैसे करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बोलेंगे सबकी जोड़ दो, सबकी इनकम को जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दो, तो आ जाएगी, दैट इज एवरेज। तो जब बहुत सारी चीजें आपके पास में होती है तो हम हमेशा एवरेज की तरफ भागते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी हम स्टैट्स देंगे, जो भी हम रिजल्ट देंगे, वो एवरेज रिजल्ट आपके पास में रहेंगे। तो इसलिए हमें एवरेज कब बढ़िया आता है? जब सैंपल बड़ा हो आपके पास में। सैंपल जितना बड़ा सैंपल होगा उतने ही बढ़िया आप एक्चुअल की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो इसने क्या बोला, ए गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है वैसे भी ये मॉलिक्यूल अलग दिख रहा है, ये अलग है, सब आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। दिखने में सबके सब मॉलिक्यूल क्या है आपके पास में, आइडेंटिकल है, सबकी रेडियस, जो भी चीजें हैं आपके, जो भी पैरामीटर है वो सबके सब सेम हम लेके चलेंगे। परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा? जब भी ये कोलाइड करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करेगा, या फिर ये वाला मॉलिक्यूल इस दीवार से कोलाइड करेगा, तब जो कोलिजन होगा दैट इज इलास्टिक। दे आर स्मॉल, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप सबसे पहले वाले एक के अंदर जो इलास्टाइड है, दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। सर जी वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं एक रूम में पढ़ा रहा हूं ना अभी, और इस रूम के सब गेट वेट, सब खिड़कियां विड़कियां सब बंद कर दी जाए और गैस को छोड़ दिया, भाई सब चल गैस फ्री रिमूव कर। अब गैस के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो जितने बड़े वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं,
मैं ऐसे नहीं बोल रहा गैस के मोलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं बोल रहा मैं। आप अगर ये बोलते हैं कि भाई साहब पीवी इज इक्वल टू एनआईटी में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होता है? जितने बड़े वॉल्यूम के अंदर गैस के मोलिक्यूल घूम रहे हैं, वो गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं है बच्चों। जितने वॉल्यूम के अंदर गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं वो पूरा वॉल्यूम आपके पास में वॉल्यूम कंसीडर होगा। अब सोच के देखिए, गैस के सिलेंडर को मैं यहां पे लेके आया, मैंने इसको लीक कर दिया, पूरी गैस इस रूम में चलेगी। तो अब जो गैस के पार्टिकल थे वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, हम उसको वॉल्यूम नहीं बोल रहे। अब वो गैस के जो पार्टिकल है वो कितने बड़े वॉल्यूम में घूम रहे हैं, कितने में मस्ती कर रहे हैं वो, तो भाई साहब जितने बड़े वॉल्यूम में वो घूम रहे होंगे उस पूरे को आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, इस रूम में छोड़ दीजिए, रूम पूरा वॉल्यूम हो गया। आपने इससे बड़े कुछ कमरे में छोड़ दिया तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसने क्या बोला कि आपके पास जैसे एक कमरा था आपके पास में ना, ऐसे एक रूम था, इस रूम में गैस के पार्टिकल को बोला भाई साहब सब एक साइड में चले जाओ, ऐसे चलेगी। मान लीजिए वो ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए कि सब जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो अपने दोस्त थे, मैंने बोला भाई सब जाके एक जगह पे रह जाओ, लेट अस अज्यूम वो चले गए। ऐसा नहीं होता है बच्चों ना। अब वो चले गए तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब पहले इस पूरे रूम का वॉल्यूम था वो कुछ V नॉट था, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। तो खाली वॉल्यूम कितना बचा? V नॉट माइनस V है। तो ये बोल रहा है कि जब आइडियल गैस की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 है, जो मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो 0, खुद का जो इनकी डायमेंशन है वो पॉइंट है। दीज आर द पॉइंट मॉलिक्यूल्स। पॉइंट मॉलिक्यूल मतलब अगर आप पूछेंगे भाई साहब कि कितना वॉल्यूम एम्प्टी है, तो V नॉट ही एम्प्टी है। इसमें गैस मॉलिक्यूल है फिर भी V नॉट वॉल्यूम एम्प्टी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है आपके पास है वो 0 है। ये तो बोल रहा है वो दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। पर रियल में ऐसा नहीं होता। जब आप रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको वॉल्यूम V नॉट नहीं लेना, उससे कुछ कम करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वहां पे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? ये ऐसे समझ सकते हैं, एक क्लास के अंदर कुछ 100 बच्चे बैठे हैं, क्लास का वॉल्यूम आपने मेजर कर लिया, मान लीजिए स्क्वायर मतलब एक क्यूब शेप की थी तो L क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब बच्चों को भी तो कुछ वॉल्यूम है, मैं खड़ा हूं भाई साहब, मेरा शरीर भी तो कुछ वॉल्यूम खा गया। तो अब एक्चुअल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे रूम का एम्प्टी कितना है, तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम माइनस टोटल बच्चों का जो वॉल्यूम है। पर ये बोल रहा है कि आइडियल गैस अगर आप मान रहे हैं तो आप मानिए बच्चे सबके सब पॉइंट मास है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? पॉइंट मास है, तो उनका वॉल्यूम नहीं कंसीडर करना। ये वाली बात वो बोल रहा है। क्लियर? तो पहला पॉइंट बच्चों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये आप से ढंग से पढ़िएगा। सेकंड वाले में चलते हैं, बी के अंदर मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। ये बोल रहा है मोशन जो है वो कंप्लीट रैंडम, ऐसा नहीं है हर एक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक डायरेक्शन, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं आपके पास में, सबका मोशन कैसा है? रैंडम है। सी ऑप्शन में दीज मॉलिक्यूल ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। ये बोल रहा है कि ये सब जो पार्टिकल हैं आपके पास में वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब ये वाला पार्टिकल इधर गया फिर टकरा गया तो इधर आ गया, वो सब चल रहा है। पर जैसे मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल हो वो कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, और जो दो मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे हैं उसके पीछे जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो बहुत ही कम है आपके पास, वो नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं माना सच्चा कोलाइड होने में कितना टाइम लगा, जैसे ये कोलाइड होना था तो कोलाइड होते बस फटाफट कोलाइड हो गया, ऐसा नहीं है कोलाइड हुआ अब यहाँ पे थोड़े चिपका फिर वापिस आया, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? एक जो कोलिजन का जो टाइम है, टाइम कोलिजन का टाइम है, जो जैसे कोलिजन शुरू हुआ और कोलिजन खत्म होने में जो टाइम है वो टाइम बहुत छोटा है। क्लियर? ठीक। फिर डी ऑप्शन में ये बोल रहा था कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स और दीवार के बीच जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो अगर जब आपके इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ई ऑप्शन में देखिए द पाथ ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल है, इस गैस का मॉलिक्यूल का नाम है ए, यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है बी। ठीक, अब ये ए यहाँ पे ये इधर इधर ऐसे कुछ जा रहा था, ये कुछ इधर जा रहा था, अब ये दोनों यहाँ पे आके कोलाइड हो गए, मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड हो गए, तो ये कितनी डिस्टेंस चला आपके पास में? ये वाले भी कुछ डिस्टेंस चला, तो ये कुछ लैम्डा 1 चला, ये कुछ लैम्डा 2 चला। समझ में आ रहा है? ये जस्ट यहाँ पे C से कोलाइड हुआ, ये A यहाँ पे जस्ट C से कोलाइड हुआ, ये यहाँ पे कोई D से कोलाइड हुआ, D से कोलाइड होने के बाद वापिस ये चलने शुरू हो गया आपके पास में। तो ये बोल रहा हूं कि मैं जैसे यहाँ पे कोलिजन, पहला कोलिजन हुआ, इसके बाद में अब यहाँ पे कोलिजन हुआ, इस A का कोलिजन सबसे पहले C के साथ हुआ यहाँ पे, और दूसरा कोलिजन यहाँ पे B के साथ हुआ, तो इसके बीच जो ये डिस्टेंस चला इसको आप बोलते हैं फ्री पाथ। ये B यहाँ पे एक कोलिजन हुआ, यहाँ पे दूसरा कोलिजन, इसके बीच डिस्टेंस चला, दिस इज मीन पाथ। समझ में आ रहा है? दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ मॉलिक्यूल्स के द्वारा दैट इज नेम्ड एज मीन पाथ।
जैसे मान लीजिए ये वाला यहाँ पे सी से जस्ट टकराया था, अब अगली बार किससे टकराएगा, बी से टकराएगा। इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल उसे क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। समझ में आ गया। और इन सभी फ्री पाथ्स का अगर आप एवरेज देखेंगे, इसके लिए वैल्यू लैम्डा 1 है, इसके लैम्डा 2 है, कोई और पार्टिकल लैम्डा 3 है, किसी के लैम्डा 4 है, इन सब का अगर आप एवरेज कंसीडर करेंगे तो बच्चों आपका जो टर्म बने दैट इज मीन फ्री पाथ। क्लियर, यही बात इसमें लिखी हुई है। फिर अगर आप चलेंगे एफ वाले में तो उसने बोला द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमें जब फोर्स वगैरह प्रेशर वगैरह वो सब देखना होगा तो हम न्यूटन्स लॉ को यूज करेंगे। न्यूटन्स लॉज में क्या एक्सप्रेशन आता है, एफ आता है आपके पास में चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ये एक्सप्रेशन आता है। तो हम इसकी बात इसको यूज करेंगे जब भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी प्रेशर वगैरह की, हम देखेंगे उसको। जी में क्या बोला, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ग्रेविटी का इफेक्ट आपको मानना नहीं है। फिर समझ में आ गई बात। तो इतने आपके पास एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस है, एजम्पशन है मतलब ऐसा होता नहीं है, हमने मान लिया है। तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी, सर ये कैसे मान लेंगे, भाई मानना है। समझ में, एजम्पशन बोलते हैं इसी को कि हमने ये एज्यूम कर लिया, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होता होता तो वो एजम्पशन ही नहीं होता। तो आप सब पॉइंट्स को 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से समझिएगा पहले पॉइंट को, ये इससे कुछ पूछ सकता है। और अगर आप देखेंगे डी ऑप्शन आपके पास में जो डी वाला है, जो डी वाला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये 2 पॉइंट आप ए और डी वाले से ढंग से हाईलाइट करके पढ़िएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है। बच्चों अभी हम गैस लो की बात करेंगे और एक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। 3 गैस लो होते हैं, आप नाम याद रखिएगा, एक बोयल्स होता है, एक चार्ल्स होता है, एक गे-लुसैक लो होता है ना। इन सब तीनों के लो को यूज करके फाइनली जो इक्वेशन बनती है वो ये इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू nRT। और हम इसको जानते हैं तो हम इसकी हेल्प से इनको याद रखने में आसानी करेंगे। मतलब पहले ये तीनों लो आ जाए, फिर इन तीनों लोस को सोल्व करके जो वैल्यू बनी वो बनी PV इज इक्वल टू nRT। पर हम उल्टा चल रहे हैं, हमें क्योंकि पता है PV इज इक्वल टू nRT हम यूज करते हुए आ रहे हैं, तो पहले से पता ही है हमें, तो हम बस हमें इसको समझ लेते हैं क्या क्या रहता है। ये देखिए, ये बोयल्स में बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करते हैं। ये बोलता है अगर आपके इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सुनना मेरी बात को सही ढंग से, क्या बोलता है बोयल्स में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये वो बोलता है क्या, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूं। जो लोग पहले से नहीं जानते उसके लिए नया है, पर हम तो पहले से जानते हैं ना। मुझे पता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो एन और आर तो कांस्टेंट है। अगर तो इसका मतलब क्या जाए, पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, और पीवी कांस्टेंट हो जाएगा आप क्या बोलेंगे, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी इनिशियल वी इनिशियल, या फिर पीवी कांस्टेंट कर दो आप। इसका आप ऐसे ही बोल सकते, दैट इज पीवी कांस्टेंट। तो पीवी कांस्टेंट तो आप बोल सकते दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको हम बाद में आइसोथर्मल भी बोल देते हैं, इसको बाद में आइसोथर्मल ही बोलेंगे, बाद की बात है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ग्राफ बना के बताइए मुझे, किस चीज का ग्राफ बनाना है बच्चों, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका ग्राफ अगर आपसे पूछूं बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा बनेगा, बिल्कुल बता सकते हैं कैसा बनेगा। P मतलब ये आपके पास ये हो गया ना, दिस इज x दिस इज y, और x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई y। तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिस विल बिकम स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है मेरी बात। आपको ग्राफ बनाने आते हैं ना, आपको अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू mx लाइन का कर्व बना के बताइए, y इज इक्वल टू mx, तो कैसा कर्व बनता है उसका, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है आपके पास में। और ये वाला एंगल जो थीटा होता है तो आप बोलते हैं tan थीटा स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो आपके इसमें ऐसा कर्व बन जाएगा। जो ग्राफ बनाना आता है मैं ग्राफ फटाफट दिखा देता हूं आपको। अगर आपको मैं ये बोलूं कि y इज इक्वल टू mx, तो अभी हमने ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ये वाला एंगल से कुछ थीटा, तो आप बोल सकते tan थीटा इज इक्वल टू m। ठीक, एक और हमें यहाँ पे ग्राफ यूज करना पड़ेगा, पैराबोला। अगर बोलूं xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका कर्व बना सकते हैं। इसका कर्व बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा बच्चों, हाइपरबोला। इसका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका बन गया स्ट्रेट लाइन। और जब xy कांस्टेंट, कर्व कैसा बनता है, हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। कैसे बनता है हाइपरबोला, ऐसा बनता है हाइपरबोला। मेरी बात समझ में आई, y वर्सेस x। अगर कभी xy कांस्टेंट बने तो ऐसे हाइपरबोला बनता है आपके पास। अगर कभी ऐसा है y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, तो इसकी ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको, इसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। इसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक हाइपरबोला की और एक स्ट्रेट लाइन की। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हाइपरबोला बनता है। अच्छा, इसका फिर बना लेते हैं हम।
तो ये जो हाइपर ये पैराबोला होता है, इसका मुंह ऐसा ऐसा बनता है पैराबोला। अब इसका मुंह किस तरफ खुलेगा, ये इसका मुंह हो गया ना, इसका मुंह किस तरफ खुलता है, जिसकी पावर 1 होती है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर की पावर 2 है ना, उसकी तरफ नहीं, जिसकी पावर 1 है। y की पावर 1 है, पॉजिटिव y है, तो y की तरफ ऐसे मुंह खुलेगा इसका, ऐसा। क्या समझ में? तो x की वैल्यू जो 1 पे, x की वैल्यू +1 पुट करो, -1 पुट करो, दोनों पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। तब देखिए x की वैल्यू 1 -1 से, तो ये पैराबोला है। हमें ये दो रिक्वायर्ड होंगे, एक तो पैराबोला और एक हाइपरबोला। बात समझ में आ गई? एक और देख लीजिए, अगर कभी ऐसा हो xy⁴ m कांस्टेंट, तो ये कर्व है कोई, इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, जैसे xy⁴ m, कभी ऐसा कर्व बने तो वो भी कुछ ऐसा सा ही बनता है आपके पास में, वो भी कुछ ऐसा सा ही बनता है आपके पास। बस उसमें हाइपरबोला होते हैं, हाइपरबोला नहीं तो कोई और कर्व होगा, फिर कभी ऐसा बने तो आप ऐसा बना दीजिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? इसको ऐसे कर दो, y x⁴ ये 3 कर्व क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन वाला, हाइपरबोला। कब आता है हाइपरबोला? व्हेन x × y इज कांस्टेंट, तब हाइपरबोला बनेगा। अगर कभी ऐसे बन जाए y x⁴m कांस्टेंट, तो ऐसा कोई कर्व बनेगा, हाइपरबोला जैसा दिखेगा पर एक्चुअल में होगा हाइपरबोला भी। अच्छा, अब हम आते हैं, तो मुझे p वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाना था, तो ये p वर्सेस 1/v तो आपके पास में यही बन रहा है ना, p = सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई 1/v, तो ऐसा कर्व बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं pv का कर्व बना के बताओ, pv का, p वर्सेस v का, p वर्सेस v का, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? p v कांस्टेंट, p × v कांस्टेंट है, और जब आपके पास ये आपके पास में x हो गया, y हो गया, x × y कांस्टेंट होता है, कैसा कर्व बनता है? हाइपरबोला बनता है। देखिए ऐसा, क्लियर? इसमें सर कैसे हाइपरबोला बना, थोड़ा सा दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। pv = nRT है आपके पास में, या फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब सोचिए, अगर यहां पे आप पहुंच रहे हैं तो वॉल्यूम को 0 कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है? 0। पर इसमें कोई टर्म मल्टीप्लाई करना है जिससे एक फाइनाइट वैल्यू बने। अगर ये वाली कोई वैल्यू फाइनाइट होती, तो फाइनाइट वैल्यू में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल 0 आ जाएगा, पर फाइनल 0 नहीं आना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट करना पड़ेगा। सिमिलर जब आप इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे क्या हो जा रहा है आपके पास से, प्रेशर की वैल्यू 0 हो जा रही है, पर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कुछ फाइनाइट वैल्यू बनना चाहिए, तो वॉल्यूम क्या बनना पड़ेगा आपके पास? इनफाइनाइट बनना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तब इसमें छापने वाली बातें क्या है, क्या थी? अगर आपको एक कर्व पूरा बनाना आता है कि हाँ भाई कैसे कर्व बनता है, ये सब कर्व पूरा आपको देखना आता है, बस ये सब तो वो नई चीज सिखाई गई है आपको। तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमने इतनी चीजें पढ़ दी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और पीवी क्या हो गया आपके पास? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे वाले लॉ के ऊपर। तो बच्चों ये सब कचरा था, इसको यहां से मिटा देता हूं मैं, और इसको भी, ये कर्व वर्व, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे रोज लिखने हैं वो। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़े। तो ये हमें समझ में आ गया, ग्राफ ग्रुप भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या बात करता है? इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अब आप सोच के बताइए, अगर पीवी = nRT वाले सिस्टम के अंदर, यहाँ पे जो पीवी = nRT है, इसमें बच्चों अगर अपने प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा बताइए? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कौन किसके प्रोपोर्शनल? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर आपके पास में कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के। समझ में आ गई बात? ये वाला आपके पास में क्या होगा? दिस इज नेम्ड एज चार्ल्स लॉ। अगर आप ऐसा कर्व बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो कैसा बनेगा बता सकते हैं आप मुझे? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के ना, तो आप देखिए वॉल्यूम क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया nRP/T। अब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट मल्टीप्लाई T। तो ये V = कुछ mt बोल सकता हूं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में? ग्राफ पे हम और चर्चा करेंगे, और सवाल हम ग्राफ पे देखें तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी इसकी। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अगर मैं यही ग्राफ बनाऊं वैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, कैसा ग्राफ बनेगा आप मुझे बता सकते हैं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तब क्या बोले सर? प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात?
बॉयल्स लॉ में क्या था बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे आपको चमके टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब वैल्यू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां से आपके पास में बॉयल्स लॉ की बात आ गई। आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ समझ में आ गया। चार्ल्स लॉ के अंदर क्या था बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट था। जैसे ही आप यहां पे प्रेशर कांस्टेंट करेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, तो आप कर्व बना पाएंगे। गेन-ल्यूसेक लॉ क्या बोलता है, क्या क्या हो गया वहां पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो बताइए क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा बच्चों, आपको करना है, बताइए क्या होगा। अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। तो आप बोलेंगे सर जी इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें अगर मैं देखूं कर्व बनाऊं किस किस का, पी वर्सेस टी का, कैसा कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर मैं कर्व बनाऊं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का, कैसा कर्व बनेगा बच्चों, कैसा कर्व बनेगा, ऐसा, क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई साहब। तो अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं v बाई टी कांस्टेंट, तो आप बुरा मान जाएंगे क्या, नहीं मानेंगे सर जी, v बाई टी तो कांस्टेंट है ही, आप प्रेशर कांस्टेंट है आपके पास में, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो अगर t को यहां पे ले आएंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, तो v बाई टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नहीं तो आप इस इक्वेशन से देख लीजिए, वॉल्यूम यहां पे क्या बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अगर आप इस t को इधर ले आए तो ये बन जाएगा v बाई टी, और यहां बन जाएगा nr बाई पी, n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा जा सकता है, p बाई टी इज कांस्टेंट, तब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, ये बात क्लियर है। समझ में आ गई बात। तो बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही आसान चीज है, आपको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। देखिए किसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, बस यही याद, अगर आपको याद है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं इसे ये बताऊं चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं गेन-ल्यूसेक लॉ में ये बोल दूं भाई साहब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गई। बस हमें को ये बता दे भाई साहब कि कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट, बात बन जाएगी। मैं उसका तरीका बताता हूं। बीटी, यहां पे क्या है बीटी, यहां पे क्या है सीपी। बीटी मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, सीपी मतलब चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। और यहां पे क्या है आपके पास में जीबी, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं बीटी, सीपी और जीबी। इसको ऐसे याद रखो, ब्लूटूथ, मैं ऐसी कहानी बता रहा हूं, ब्लूटूथ चलाओ फोन में गांव में, ऐसे कुछ एक कहानी बना लो कुछ भी, ब्लूटूथ चलाओ फोन में गांव में। जीबी को आप गांव बोल दो, इसको आप गांव बोल दो, वैसे ही याद करने का तरीका बता रहा हूं, आप कुछ और भी बना सकते हैं, मुझे यही अभी चमका, दिस इज ब्लूटूथ हो गया, ये ब्लूटूथ चलाओ, ये वर्ड हो गया, सी मतलब चलाओ हो गया, ये हो गया फोन में, ठीक। और कहां पे जाना है, गांव में। या फिर ऐसे बोल दो ब्लूटूथ चलाओ फोन में, फिर गांव वर्ड है तो गांव में जाओ, कुछ भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ब्लूटूथ चलाओ फोन में, समझ आए, ब्लूटूथ मतलब बीटी हो गया, चलाओ फोन मतलब सीपी हो गया, गांव मतलब जीबी हो गया। क्लियर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी और तरीका आप सोचेंगे, आप ज्यादा क्रिएटिव है तो कुछ और आप सोच सकते हैं यहाँ पे, पर इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अगर आपको ये समझ में आए कौन से लॉ में क्या कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। हाँ बचाओ, तीनों लोग क्लियर हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बॉयल्स लॉ में क्या था, तो बीटी ब्लूटूथ था ना वो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो आपको कहानी समझ में आई, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सेकंड वाले की अगर आप बात करें तो वो आपके पास में ये बॉयल्स लॉ था। अगर आप चार्ल्स लॉ की बात करें तो चलाओ फोन था सीपी, तो चलाओ फोन में सीपी है तो प्रेशर क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप लास्ट बात करें गेन-ल्यूसेक लॉ में तो वो था जीबी, गांव था वो जीबी, तो जीबी में अगर आप देखें तो गेन-ल्यूसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन तीनों लॉ के हिसाब से जो बनाया गया दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आप बहुत बढ़िया ढंग से इसको जानते हैं। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, ये बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आप बात करेंगे पी की, तो पी क्या होता है आपके पास, प्रेशर होता है, पी क्या होता है बच्चों, प्रेशर। वी क्या होता है आपके पास में, वॉल्यूम होता है। आर आपके पास में गैस कांस्टेंट हो गया,
गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक। और अगर आप और क्या, एन क्या हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कई बार क्या होता है, अब वो नंबर ऑफ मोल्स ना देके मास गिवन होता है, मास ऑफ गैस गिवन होता है, तो आप कैलकुलेट इज मास ऑफ गैस डिवाइड बाय क्या आता है बच्चों, डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास। तो आपको पता है कि भाई एक मोल का मास इतना है, मास ऑफ गैस गिवन होगा, जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ये केमिस्ट्री में आपने बहुत ढंग से देखा है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, टोटल मास गिवन है, डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिए, मोलर मास कर दीजिए। टी क्या हो गया आपके पास में, टी हो गया टेम्परेचर किसके अंदर, इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अब आर की वैल्यू को लेकर कुछ कुछ उलझने रहती है, तो अपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हम आर की एक ही वैल्यू यूज करेंगे फिजिक्स में, दैट इज 8.314, 8.314। इसी यूनिट क्या बनेगी, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। समझ में आ गया, हम एक ही यूनिट यूज कर देंगे। यूनिट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पर कंफ्यूजन है तो हम एक यूनिट यूज करें, दैट इज 8.314। जब आप ये वाली यूनिट यूज करेंगे आर की, तो प्रेशर किस में होना चाहिए, प्रेशर आपके पास में होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर में। प्रेशर किस में यूज होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम किस में यूज होगा, मीटर क्यूब में। समझ में आ रहा है, ये सेटअप आपके पास पूरा हो गया। अगर आपको आर की वैल्यू यूज करनी है, तो प्रेशर आपको रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम रखना है आपको मीटर क्यूब के अंदर। क्लियर। अगर बच्चों को प्रेशर कभी आपको एटीएम में गिवन हो, प्रेशर की अगर हम बात कर लें थोड़ी, तो प्रेशर होता क्या, प्रेशर मुझे पता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्लियर। या फिर परपेंडिकुलर जो एरिया आप ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लीजिए, डिवाइड बाय एरिया कर दीजिए। तो ये आपके पास में बच्चों प्रेशर आ गया। इसकी यूनिट अगर आप देखें तो कई यूनिट देखने को मिलती है। एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, इसी को आप पास्कल भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर का नाम क्या होता है, पास्कल। कहीं पास्कल में प्रेशर गिवन है, मतलब वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो घबराने की बात नहीं है। कई बार एटीएम में होता है प्रेशर, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम आप मुझे बता सकते हैं कितना पास्कल होता है, 1 एटीएम कितना पास्कल, दैट इज 1.1 एटीएम कभी गिवन हो, दैट इज 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एक एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसकी बात यहाँ पे वो करता है। तो ये दो यूनिट्स आपके पास प्रेशर की हो सकती है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम की यूनिट आपके पास मीटर भी हो सकती है। वॉल्यूम क्या यूनिट हो सकती है आपके पास में, एक तो हो सकता है मीटर क्यूब जो हमें रिक्वायर्ड है, कई बार हो सकता है लीटर के अंदर गिवन हो आपको, लीटर में, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों का कन्वर्जन क्या है। तो A1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों आपके पास, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 मीटर क्यूब के कोई टैंक बनाए, मान लीजिए घर पे आपने वाटर टैंक बनाया 1 मीटर क्यूब का, कैसे बनाया कि उसकी लेंथ भी 1 है, ऐसे आपने एक टैंक बनाया, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, और हाइट भी 1 मीटर है। जिसमें जब पानी डालेंगे तो टोटल कितना पानी आएगा, 1000 लीटर वाटर इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। चाहे कोई भी चीज डालिए, इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो आपके पास में 1000 लीटर रहेगा। तो कभी भी आपसे ये सब चीजें अगर आपको इक्वेशन यूज करनी हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास प्रेशर किस में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में है, मीटर में है, मीटर क्यूब में है आपके पास। तो आप आर के वैल्यू 8.314 यूज करिएगा और आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और ये बहुत बार आप यूज कर भी चुके हैं, और आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत यूज करनी पड़ेगी, तो आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर चुके हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसके कई और फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। अभी हमने मोल की बात की, मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, उस सब पे बात करेंगे हम। पर पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। ग्राफ वाले सवाल कुछ देख लेते हैं। तो सवाल मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल आपके सामने हो, आपको ऐसे बोलते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। और ऐसे दो कर्व ऐसे बना रखे हैं, ठीक है। आपको बोला गया ये P1 प्रेशर को शो कर रहा है, ये P2 प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, बताइए क्या है, मतलब P1 P2 में क्या रिलेशन है, क्या P1 इज इक्वल टू P2 है, क्या आपके पास में P1 बड़ा है P2 से, या फिर आपके पास में P1 छोटा है P2 से। इन तीनों में से क्या ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा, या फिर कुछ भी एक नन कर दो, इन तीनों में से कोई एक सही हो जाएगा। आप बताइए करके कि कौन सा जवाब यहाँ पे आपके पास सही आएगा। कर पाएंगे, ये आसान सवाल करिए। फॉर आइडियल गैस, ये दिस इज फॉर आइडियल गैस चल रहा था, फॉर आइडियल गैस।
हाँ भी हुआ। देखते हैं इसका क्या जवाब सही होगा। तो मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। इन सब सवालों का जो बैकबोन है वो भाई साहब एक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम क्या करते हैं यार, एक काम करते हैं, हम एक चीज को कॉन्स्टेंट बनाते हैं, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट बना लो या फिर आप वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट, किसी एक को कॉन्स्टेंट। कैसे बना लेते हैं, ऐसी लाइन खींच ली, ऐसे ऐसे लाइन खींच ली आपने। अगर ऐसी लाइन खींची इसका मतलब क्या, आपने इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है आपके पास सेम है। समझ में आ गई बात, दोनों पर टेम्परेचर सेम है। इस पे अगर आप बात करेंगे वॉल्यूम, इस पे यहाँ पे बात करें वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम V1 होगा, ये आपके पास में V2 होगा, सही। अब प्रेशर होगा क्या आपके पास में, प्रेशर है आपके पास में दैट इज nRT डिवाइड बाय V। मतलब प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बाय वॉल्यूम के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बाय वॉल्यूम पे। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर दोनों पे अगर आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर को तो फिक्स कर दिया आपने, तो ये फिक्स हो गया। अब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, P1 कम होगा एज कंपेयर टू P2। समझ में आ रही मेरी बात। मैंने जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैंने बोला इस वाले और इस वाले पॉइंट पे दोनों पॉइंट टेम्परेचर क्या हो गया आपके पास में, सेम हो गया। टेम्परेचर सेम हो गया मतलब प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो आप बोले P1 कम होगा एज कंपेयर टू P2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपके पास ऐसा कोई कर्व मान लीजिए, दिस इज फॉर अगेन आइडियल गैस, पीवी कर्व है आपके पास, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, और ऐसे दो कर्व दिखाए गए हैं, एक ये वाला कर्व ऐसे दिखाया गया, एक ये वाला कर्व दिखाया गया, ठीक। और पीवी बनाया तो इसका टेम्परेचर T1 बोल दिया, इसका टेम्परेचर T2 बोल दिया। इसमें पूछ दिया क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। T1 इज इक्वल टू T2, मतलब सैंपल फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह दोनों के लिए फिक्स है। भाई इसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है वही मोल्स आपके पास में इसके लिए है, ऐसा नहीं मोल्स डिफरेंट डिफरेंट, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। बी ऑप्शन हो गया T1 बड़ा है किससे, T2 से। थर्ड ऑप्शन हो गया कि T1 छोटा है T2 से। डी ऑप्शन कुछ भी बोल दो, मतलब पता नहीं, कि हमें नहीं पता भाई सब क्या होगा, तो वो लोग ये भी टिक कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए भाई इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब यहाँ पे सही होगा। करके बताइए। हाँ बनी बात। हम इसमें सबसे पहले वही काम करना है, हमें किसी एक चीज कॉन्स्टेंट बना लो। तो कैसे कॉन्स्टेंट बनाएंगे, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाए दोनों पे, और ऐसे खींचे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाए। कुछ भी बना लीजिए, मान लीजिए मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट बना लिया इस बार, ऐसे लाइन खींच दी, तो इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका हर एक पॉइंट, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम बन गया बच्चों, वो उसका नाम कुछ V2 हो गया, और यहाँ पे जो वॉल्यूम बन उसका नाम क्या हो गया, V1 हो गया। अब मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पी हमने कांस्टेंट बना दिया, इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे हम जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों पॉइंट पे जज कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर देखिए, ये आपके पास में टेम्परेचर कांस्टेंट करके कर्व बनाया गया। इस पूरे का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे का टेम्परेचर T2 है। समझ में आ गया, तभी तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हाइपरबोला बनेगा। तो ये पूरा एक आइसोथर्मल वाला कर्व है, इस पूरे पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। अब आप देखिए, अब आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, पी नोट हो गया कुछ, तो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए जो टेम्परेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा बच्चों उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात भाई। ये दोनों पॉइंट्स आपके पास है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर रहे हैं। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, पर इस पूरे का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे का टेम्परेचर T2 है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स पे हमने चेक करके देखा भाई T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है। तो मैंने देखा प्रेशर कांस्टेंट बना दिया दोनों के लिए, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। तो जिसका वॉल्यूम इस वाली गिवन पोजीशन पे ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा, V1 का ज्यादा है। तो आप क्या बोलेंगे, सर T1 बड़ा है एज कंपेयर टू T2। तो यहाँ पे आपके पास से बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं। अगर हम ऐसा कर्व बना दें आपके पास में कि अब की बार कर्व कुछ ऐसे बना ले, पीवी कर्व बना ले,
पहले आपने क्या वीटी बनाया था, अब इसको पीटी बना लेते हैं, पीटी कर्व बना लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया। प्रैक्टिस के दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम कुछ V1, इसका वॉल्यूम कुछ, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम कुछ V2। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NRT में स्ट्रेट लाइन वाला कर्व तभी बनेगा, जैसे आपने बोला पीटी कर्व बना रहे हैं P वर्सेस T, तो ये स्ट्रेट लाइन तभी बने जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे कर्व का वॉल्यूम V1 है, इस पूरी लाइन का वॉल्यूम V2 है। आपको ये बताना है कि V1 बड़ा है V2 से, ये ऑप्शन सही है, या फिर V1 इज इक्वल टू V2 है, या फिर V1 छोटा है V2 से, या फिर आपको फिर अगेन वही बात, हमें पता ही नहीं भाई साहब क्या हो रहा है। आप मुझे करके बताइए क्या रिएक्शन आएगा। अभी हुआ, कैसे करेंगे? अगेन वही कंसेप्ट, आपको पता है इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। एक लाइन ड्रॉ करो, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, जैसे आपका मन करे। क्या मन कर रहा है बताइए? ऐसे बना लेता हूँ। तो मैंने प्रेशर क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। तो इसका टेम्परेचर कुछ T1 हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास? T2। तो प्रेशर आपने कांस्टेंट बना दिया, टेम्परेचर आपके पास में इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब आप बताइए, हमें वॉल्यूम देखना है, तो अब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? इसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। इस गिवन इंस्टेंट पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, तो ऑब्वियसली ये जो V2 होगा ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू V1, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया। तो आप बोलेंगे सर V2 बड़ा है एज कम्पेयर टू V1, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? बच्चों ये सवाल अब थोड़ा सा सोचने वाला आ गया आपके पास में ना, तो मैं थोड़े से लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ सवाल का। इसमें क्या है, आपको पीवी कर्व बनाया गया, और देखिए जब पीवी कर्व आपके पास में, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मेरी बात को समझिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहता है आपके पास में। जब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म कांस्टेंट बन जाएगी, तो पीवी क्या बन जाएगा आपके पास में? कांस्टेंट बन जाएगा। कब? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल समझते हैं ना बच्चों? आइसोथर्मल का मतलब होगा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर ऐसा कर्व बन गया, मतलब ऐसी इक्वेशन बन गई, तो अगर मैं P वर्सेस V का ग्राफ पूछूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों? अगर आप कैसे PV कांस्टेंट है, मैं पूछूं P वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे सर जब x मल्टीप्लाई y कांस्टेंट होता है तो ग्राफ बनता है हाइपरबोलिक। यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा हाइपरबोलिक बनेगा। तो आपके पास में ऐसा देखिए हाइपरबोलिक कर्व बने हुए हैं, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है। क्लियर? पर एक ही गैस के लिए बन रहा है, मतलब जो आपके पास में फॉर ए गैस, ये इक्वेशन आपके पास में है फॉर ए गैस, आइसोथर्मल कर्व इज शोन फॉर डिफरेंट मास ऑफ गैस। मतलब ये वाला प्रोसेस दो बार हुआ, दो बार कर्व बनाए। एक बार तब जब गैस का मास m1 था, दूसरी बार तब जब गैस का मास m2 था। गैस सेम ही है, मतलब उसका मोलर मास आपके पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपको बताना क्या सही है इसमें, m1 बड़ा होगा m2 से, ये सही है, और m2 बड़ा होगा m1 से, ये सही। दोनों में से क्या सही होगा ये आपको बताना है, चेक करके। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए। देखिए ये सब चीजें आप खुद से कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसलिए बहुत ज्यादा अभी पढ़ाया तभी होगा। आप इससे पहले भी करें तब भी आप सोच समझ के इसको कर सकते हैं। थोड़ा करके बताइए मुझे क्या जवाब सही आएगा बच्चों, m1 बढ़ाएगा m2 से या फिर m2 बढ़ाएगा m1 से? गलत नहीं करना भाई ना, करके बता।
बच्चों आप अगर नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इस सब टाइम दीजिए जितना, जैसे आप कोई चीज़ नया सीख रहे हैं तो आप उसे फुल टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ टाइम देंगे उससे आप सीखेंगे ही। आप ऐसे वैसे जो भी सवाल है सब दिमाग में लड़ाइए, सब सवाल जो भी आपके ऐसे कर दे वैसे कर, सब तरीके से करके देखिए, फिर आप फाइनल जवाब पे पहुंचिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मुझे सारे पता है मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये मेरी बेसिक इक्वेशन है, ये मैं जानता हूँ। पर मुझे पता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मास गैस जो मास ऑफ गैस है वो गिवन है m1 m2। तो अगर ये आपको मास ऑफ गैस गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल जो होगा दैट इज मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास, बाय मोलर मास, ऐसे लिखा जाएगा आपके पास। तो n की टर्म क्या बनेगी, दैट इज स्मॉल n, ये मास ऑफ गैस है, डिवाइड बाय मोलर मास, तो कुछ कैपिटल M लिख दी। ये एक मोल का मास है और ये दोनों के लिए फिक्स होगा बिकॉज गैस तो सेम ही है आपके पास। मान लीजिए कुछ ऑक्सीजन गैस है आपके पास तो 32 हो जाएगा, कोई भी गैस है तो उसका मास आपके पास फिक्स है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में n की बजाय ये लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखा पी वी इज इक्वल टू स्मॉल m आर टी डिवाइड बाय कैपिटल M। क्लियर? ठीक है। अब आप इस कर्व की बात करते हैं। मैं बोलूँ यार जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है ना, एक चीज को कांस्टेंट बना लेता हूँ। कैसे कांस्टेंट बनाऊंगा, एक लाइन खींच दी ऐसे, तब इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या सेम हो गया बच्चों, प्रेशर सेम हो गया। कितना हो गया, पी नोट हो गया। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ ए बोल दिया, इसका नाम कुछ बी बोल दिया। हम ए और बी के अंदर इक्वेशन लगा रहे हैं, ए पॉइंट पे भी लगाएंगे इक्वेशन गैस लॉ की इक्वेशन और बी पे भी लगाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं तो दोनों पे प्रेशर सेम हो गया आपके पास में, तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, इसकी तो दिक्कत है नहीं। ठीक, मास पहले से, मोलर मास पहले से कांस्टेंट था, ये गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपको बोला गया दोनों का टेम्परेचर सेम है आपके पास में, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मास ऑफ गैस के। समझ में आ रही है? जो चीज कांस्टेंट है वो मैं हटाता गया तो मुझे समझ में आ गया जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब आप देखिए किसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि VB बड़ा है एज कंपेयर टू VA। तो अगर VB बड़ा है एज कंपेयर टू VA तो इससे कोरस्पॉन्डिंग जो मास होगा वो ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज VB, तो इसका नाम, हाँ यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज इसका नाम V1 लिख दे यार, V1 V2 रख दे। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे दैट इज V1 बड़ा है एज कंपेयर टू V2। मैं लिखा V1 बड़ा है एज कंपेयर टू V2। तो सिमिलरली M1 भी बड़ा होगा एज कंपेयर टू M2। देखिए सेम ही पैटर्न के सवाल थे जैसे हम पहले करे थे वैसा ही था, बस आपको ये सोचना था PV इज इक्वल टू NRT की जगह आपकी बात स्मॉल m बाय कैपिटल लिखा जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है। बच्चे सवाल है एक आपके सामने और थोड़ा सा पढ़ गया ना, लोग उसमें गलती करते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व बनाया गया और प्रेशर और टेम्परेचर में भी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, तभी आप ये इक्वेशन लगा पाएंगे PV इज इक्वल टू NRT। ध्यान रखिएगा इस बात को ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर में केल्विन में होगा तभी तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे T क्या है, T इन केल्विन, अगर सोच के देखिए अगर होता है T इन थीटा, T इन, या फिर बोले टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तब क्या करते हैं आप, तब मुझे पता है PV इज इक्वल टू NR। अब ये जो टेम्परेचर आपको T पता है वो डिग्री में है, पर आपको डिग्री में चाहिए, आपको किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए, आपको 273। फिर ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। आप ये वाली इक्वेशन तभी यूज कर पाएंगे बच्चों जब टेम्परेचर केल्विन में है। अगर आपके सिर्फ टेम्परेचर डिग्री में होगा तो मुझे पता है इस फाइनल इक्वेशन में तो केल्विन में पुट करना है, तो मुझे डिग्री को फिर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब ये सिस्टम है, इसमें केल्विन लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी जितने कर्व थे सब में केल्विन में था, कहीं नहीं मेंशन हुआ था, आप लिख लीजिएगा ना केल्विन में। मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अगर ये टेम्परेचर डिग्री में होता तो डिग्री में नहीं पुट कर सकते ना, हमें केल्विन में पुट करना है। अब डिग्री को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। तो आपके पास ऐसा ग्राफ दिखाया गया, आपसे बोला गया देन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, वॉल्यूम VA VB बराबर होगा, VA बड़ा होगा VB से, VA छोटा होगा, जो भी सब है इन सब में से आप मुझे बताइए कि क्या जवाब आपका सही होने वाला है। मैं पहले बता रहा हूँ गलती होने के चांसेस रहते हैं, सही ढंग से करिएगा, गलत मत करिएगा। करिए। ये सेम कर दिया ना आपने, इसको ऐसे किया जाएगा ना, दिस इज VA और ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए थे बच्चों, सॉरी ये कुछ ऐसा बना।
ये एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया था, सही किया ना उसको। हुआ? कितने लोगों का रिजल्ट आ रहा है 1, ये वाला, ये कितने लोगों का सही है? ये कितने लोगों को लग रहा है कि सर जी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा? ऐसा लोगों को लगता है पर ये होता नहीं है। आप देखिए क्यों। सर मतलब मुझे तो ऐसा देख के लग रहा है सर ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है और स्ट्रेट लाइन है, तो जब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऐसा होता है ना PV इज इक्वल टू nRT, तो अगर सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, हम तो ये पढ़ते हैं ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर हो जाएगा आपके पास में nR डिवाइड बाई V मल्टीप्लाई T, तो P इज इक्वल टू कुछ MT बोल दूं या फिर ऐसे बोल दूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो इसमें तो सर जो कर्व बनता था वो कुछ ऐसा बनता था, यहाँ पे P वर्सेस T ऐसा बनता था आपके पास में ऐसे, तो इसमें तो पूरे वॉल्यूम कांस्टेंट रहा करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाया करता था कुछ V नॉट, पर इसमें और इसमें डिफरेंस है भाई साहब। ये सेंटर से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये वाला ओरिजिन से पास हो रहा नहीं है। अगर आपके पास वॉल्यूम जैसे PT कर्व बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, PT कर्व बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ लोचा है। कैसे लोचा है मैं वो करके दिखाऊंगा अभी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है सर जी? इसमें ओरिजिन से अगर वो चीज पास होती है, वो लाइन अगर ओरिजिन से आपके पास में पास होती है, तब जाके आप बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर आप P इज इक्वल टू MT लिख सकते हैं। कोई ये कांस्टेंट की वैल्यू M रख दी मैंने, पर इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए इसकी अगर आप एक्चुअल लाइन देखेंगे तो ये कुछ पीछे ऐसे आ रहा है, ये ओरिजिन से पास बिल्कुल नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है इक्वेशन। भैया आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है ना बच्चों? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। क्लियर? तो y की जगह क्या बन गया? p बन गया। सही। कुछ स्लोप कुछ कांस्टेंट थीटा है तो इसको कुछ m बोल दीजिए। x की जगह क्या बन गया? t बन गया। प्लस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे चेक करेंगे? सर इसमें x की वैल्यू जब 0 पुट की, जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है, तो ये कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। सही। यहां पे जो इक्वेशन थी, यहां पे इक्वेशन थी P इज इक्वल टू MT, और यहां पे इक्वेशन क्या? P इज इक्वल टू MT प्लस C, और छोटी सी इक्वेशन से कितना बड़ा चीजें बदल जाएगा आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। तो मुझे पता है इक्वेशन तो जो हमारी मेन इक्वेशन है जिसके भरोसे हम चल रहे हैं वो तो PV इज इक्वल टू nRT। मैंने बोला भाई साहब P की जगह आपकी बार क्या पुट होगा? दैट इज M कैपिटल T प्लस C मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। यहां तक सही बच्चों? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है। हमें क्या कंपेयर करना है? हमें वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आया? nRT डिवाइड बाय स्मॉल mt प्लस c। सोच के देखिए अगर ये सिर्फ mt होता, c नहीं होता, तो ये t इस t से साफ हो जाता। आप सोचिए बच्चों, अगर यहां पे c नहीं होता, सिर्फ mt होता, तो ये t इस t से साफ हो जाता, तो वॉल्यूम आता nr बाय c, दैट इज कांस्टेंट। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ भाई साहब, इस t से ये t उड़ सकता नहीं है। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन देख प्यारे कैसा बना? t को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया m प्लस c बाई टी। अरे सर जी क्या कर दिया? कोई बहुत खतरनाक काम कर दिया क्या? नहीं किया भाई, ऊपर नीचे टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ऐसा बन गया। समझा? इसको ऊपर t से डिवाइड किया तो ये t से t उड़ गया, नीचे डिवाइड किया तो ये t से t उड़ गया, प्लस c बाई टी। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देख हम a और b पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो a और b पॉइंट को कंपेयर करें, देखिए तो यहाँ पे टेम्परेचर TA है और इसे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? TB। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप A पॉइंट के लिए लिखेंगे, VA के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे बनेगा TA, और अगर आप VB के लिए लिखेंगे बच्चों तो ये बनेगा NR डिवाइड बाय M C बाई TB। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब TB बड़ा है, तो ये वाला जो TB टेम्परेचर है वो बड़ा है, और अगर ये TB टेम्परेचर वाली टर्म, ये TB बड़ा हुआ तो ये पूरी टर्म छोटी होगी, तो ये वाली पूरी टर्म भी क्या होगी? छोटी होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास में, अब सोच के देखिए, ये T बाई C था, जनरल बात करूं तो मैं, अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो ये वाली टर्म छोटी होगी, और ये वाली टर्म छोटी होगी तो ये पूरी टर्म भी छोटी होगी, और अगर किसी के डिवाइड में छोटी टर्म होती है तो फाइनल वाली टर्म बड़ी होती है। अरे इतना समझ पा रहा होगा यार? अगर इसके छोटी टर्म को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आपके, जैसे अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएगा तो ये टर्म घटेगी, तो फिर इन दोनों का एडिशन भी घटेगा, और इन दोनों का एडिशन करेगा तो कोई किसी चीज के डिवाइड में कोई टर्म है और वो छोटी हो रही है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो समझे से टीवी बड़ा है एज कंपेयर टू टीए, दैट्स व्हाई आप यहां से वीबी बड़ा होगा एज कंपेयर टू वी। क्लियर?
अच्छी बात थी। तो ये खतरा वाला सवाल है, यहाँ पे गलती हो सकती है। लोगों को देख के लगता है अच्छा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, पर भाई सब स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन से पास हो रही होगी आपके पास, उस वाले केस में आप बोल सकते वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आप देख लीजिए ना, यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो ये टेम्परेचर कट जाएगा। पर इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेशन बन रही है आपके पास, इक्वेशन बन रही है, उसमें जब आप पुट करके देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट आ रहे हैं। बी पॉइंट का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू बी। तो जितने भी सवाल बच्चों हम कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं एडवाइस करूंगा आप हर एक सवाल पे 5-5 मिनट बाद में खुद से वापिस डिवोट करिएगा, खुद से आप सवाल को अटेम्प्ट करिएगा नए सिरे से, वापस सोल्यूशन है नए सिरे से अटेम्प्ट करिएगा, तब जो आपकी लर्निंग होगी दैट विल बी एक्सीलेंट। मैं मास्टर क्या बोल रहा है, आपको टाइम डिवोट करना है हर एक सवाल के ऊपर। जैसे सवाल हो गया भाई खत्म हो गया, ठीक है अब आप आगे बढ़ जाइए, पर जब आप नोट्स रिवाइज करने बैठे तो यही सवाल आपको वापस लगाना है, थोड़ा सोचना है, टाइम देना है। जितना ज़्यादा आप फिजिक्स में टाइम देंगे, चीज़ों पे रुकेंगे, चीज़ों को महसूस करेंगे, फील करेंगे, जैसे प्यार महसूस होता है ना वैसे फिजिक्स महसूस होता है, तो आप टाइम देंगे तब जाके वो चीज़ आपको महसूस होगी। और जब महसूस हो जाएगी तो फिर आपको कोई नहीं फंसा सकता, भले कितने फन्ने का सवाल क्यों ना हो। ठीक।